हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। और इस क्लास में हम लोग बेटा कूलम्स लॉ की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। कूलम्स लॉ बेटा एक ऐसा लॉ है जो दो चार्जेस के एक दूसरे पे लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बात करता है। हम सभी को पता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ओपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट विद व्हाट मैग्नीट्यूड, किस मैग्नीट्यूड से वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, यह जानकारी हमें कूलम्स लॉ से मिलती है, राइट। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम जो कूलम्स लॉ पे बनती है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो अच्छी प्रॉब्लम्स जो अपने बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है कूलम्स लॉ पे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ट्राइंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए चार्जेस के कारण एक दूसरे पे लगने वाला फोर्स, या किसी स्क्वायर या किसी रेक्टेंगल के जो वर्टेक्सेस हैं उन पे रखे हुए चार्जेस का एक दूसरे पे फोर्स है ना, सेंटर पे अगर चार्ज रख दे तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की कूलम्स लॉ से। कूलम बेटा ऑब्वियस सी बात है एक साइंटिस्ट का नाम था और बहुत ही बेहतरीन इनकी जर्नी रही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इसीलिए चार्ज जो है उसकी यूनिट को हम कूलम से ही दिखाते हैं, कूलम से डिफाइन करते हैं, राइट। अच्छा, कूलम ने क्या कहा, कूलम ने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट मैं यहां दोहरा नहीं रहा हूं, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि यार अगर आप दो चार्ज ले लो, जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया, इसका नाम मैंने रख दिया Q1, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इज Q1, और इस चार्ज से स्मॉल r दूरी पर एक और पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए मैंने रख दिया और इसको मैंने मैग्नीट्यूड दे दिया Q2, ठीक है। जैसे ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 6 माइक्रोकूलम है, तो Q1 एंड Q2 आर 2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। अच्छा, ये तो सबको पता है, क्या पता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यहां मुझे दोनों सेम चार्ज दिख रहे हैं, दोनों चार्जेस है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो कूलम ने कहा कि जो इन दोनों चार्जेस पे फोर्स लग रहा होगा, दोनों चार्जेस पे फोर्स लगाएगा कौन, पहली चीज भाई, क्योंकि Q2 एक पॉजिटिव चार्ज है तो मैं अपने आप को Q2 मान लेता हूं। Q2 को दिखा एक और पॉजिटिव चार्ज, तो Q2 क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रेपेल करेगा, यानी कि इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज तो रेपेल करते हैं। तो Q1 पे कौन फोर्स लगा रहा है, Q2, ठीक है। वहीं अगर मैं Q1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि Q1 क्या कर रहा है, तो Q1 क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको दिखा दूसरा पॉजिटिव चार्ज विच इज Q2, तो Q1 Q2 को दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो Q2 पे फोर्स लगा रहा है Q1 और Q1 पे फोर्स लगा रहा है Q2, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है और फोर्स जो है उसका नेचर है रिपल्सिव। ये चार्ज इस चार्ज को दूर भगाने की कोशिश कर रहा है और ये चार्ज इस चार्ज को दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दोनों ही चार्ज एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे। सुन लो पहले मेरी बात को, ये दो चार्ज सिस्टम में दोनों एक दूसरे बराबर फोर्स लगाएंगे, यानी कि जितना फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है, ठीक है। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों ही चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है उनके मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जितने ज्यादा बड़े चार्जेस होंगे उतना ज्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के स्क्वायर के। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, क्या होता है वो मैं बता दूंगा अभी आप लोगों को। इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो लॉ बनता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो एक नया कांस्टेंट हमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं K, वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये वो फोर्स है जो Q1 Q2 पे लगा रहा है। Q1 चार्ज है, उससे R दूरी पे एक चार्ज रख दिया Q2, तो Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा है, इतना। सेम कहानी उल्टी भी ट्रू है कि Q2 चार्ज है, उससे R दूरी पे अगर Q1 चार्ज रखा हुआ तो Q2 भी Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, इतना। दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगा रहे, पहली चीज। बस ये बात है कि Q1 इसको इधर भगाना चाह रहा है, Q2 इसको इधर भगाना चाह रहा है, ठीक है। ये फोर्स है दो चार्जेस के बीच का जो एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स भी इसे कहते हैं। दो चार्जेस जो वैक्यूम में रखे हुए हैं और R दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है। सुन लो ध्यान से, K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है जी, ओके। उसके अलावा
के की जो वैल्यू है वो होगी 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी के की? अगर आप के निकालोगे तो आप लिखोगे एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। यहां से आप के की वैल्यू निकालोगे तो आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, Q1 Q2 इधर आ जाएगा। तो एफ की यूनिट होती है न्यूटन, आर स्क्वायर की होती है मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 दोनों चार्ज है तो कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब के जो है ना, इसको दूसरे वर्ड्स में भी हम लिख सकते हैं। वी कैन राइट के इन अदर वर्ड्स ऑल्सो। कैसे लिख सकते हैं अभी बता देता हूं, ठीक है। लेट मी राइट के इन अदर वर्ड्स ऑल्सो। और के क्या है, कैसे बना है वो भी बता देते हैं। के को आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 इंटू 8.85। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। और इसको बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, के की उल्टी हो जाएगी, क्योंकि 4 पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं। जो यूनिट के की है उसकी ऑपोजिट यूनिट एप्सिलॉन नॉट की होगी, तो के की यूनिट का ऑपोजिट कर दो, यानी कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, यानी कि के की जो वैल्यू हमने ली है ना 9 इंटू 10⁻⁹, ये वैक्यूम में अगर मीडियम बदल गया तो के की वैल्यू ये नहीं रहेगी। तो वो लेटर ऑन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आप लोग डिफरेंट मीडियम में कूलम्स लॉ को लिख सकते हैं। अभी मैं वैक्यूम में बात कर रहा हूं या एयर में बात कर रहा हूं। वैक्यूम और एयर की परमिटिविटी का मतलब है कि किस तरह से कोई मीडियम जो है, ठीक है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैसा है, मतलब हाउ इट विल बी इन्फ्लुएंसिंग चार्जेस, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट आ गया अपने पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये सारी कहानी क्लियर होगी। कूलम्स लॉ यही है बेटा, दो चार्जेस है, उन दोनों चार्जेस का एक दूसरे पे लगने वाला फोर्स और उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा सर, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो, डायरेक्शन भी बताओ जरा। तो हमने कहा बिल्कुल बता देते हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्शन भी इसकी फाइंड करने की कोशिश की, अगेन टेकिंग द सेम टू चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 लिया और उससे आर दूरी पे Q2 ले लिया, ठीक है, ये ले लिया Q2, ठीक। अच्छा, हमें पता है सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21 बोल रहा हूं इसको मैं। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पे Q1 के कारण लगने वाला फोर्स, मैग्नीट्यूड तो पता है, डायरेक्शन बोल रहा हूं बेटा। जो भी ये फोर्स लग रहा है ना, सुनना ध्यान से, जो भी ये फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, ये अलोंग लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस है, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कूलम लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। दीज चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस, मतलब डायमेंशन नहीं है इनकी। बड़े चार्जेस अगर होंगे तो आप कूलम लॉ नहीं लगा सकते वहां पे, ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है कूलम्स लॉ ओनली, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की बात समझ में आ गई कि लाइन जो दोनों चार्जेस को जोड़ रही है उसी के अलोंग आएगा फोर्स। यानी कि मुझे एक चीज तो पता चल गई कि जो भी फोर्स लग रहा होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा, मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन होगी फोर्स की, इस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, और दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन तो यही है, ठीक। अच्छा, Q2 क्या चाहता है, Q2 चाहता है कि Q2 दिस इज Q2, ठीक है। Q2 क्या चाहता है, Q2 चाहता है कि Q1 इससे दूर रहे। अब दूर भगाने के लिए एक ही डायरेक्शन फिक्स कर दी गई है, वो है अलोंग लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो ये चार्ज इसी लाइन के अलोंग दूर भगाने की कोशिश करेगा, किसको, Q1 को, ठीक है। तो ये है F12 का मतलब क्या है, F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है।
Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स है F12। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं Q1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, यानी कि मैं Q2 पे लगने वाला फोर्स अगर देखूं, जिसको मैं F21 बोल रहा हूं, कि Q2 चार्ज पे Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स तो पता है मैग्नीट्यूड, अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में देखा। डायरेक्शन जो होगी, Q1 चाहता है कि ये Q2 दूर जाए, लेकिन किस डायरेक्शन में, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दूर जाए, तो बेटा ये हो गई F21 की डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को? अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो कूलम्स लॉ है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा है। देखो जरा ध्यान से, ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई जो आपको नोट करके रखनी है ना, जिससे आप हमेशा डायरेक्शन निकालेंगे किसी भी चार्ज पे लगने वाले फोर्स की। जिस चार्ज के कारण देख रहे हो ना किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स, उन दोनों चार्ज को पहले मिलाओ किसी लाइन के अलोंग। इस पे फोर्स देख रहे हो ना, तो ये वाला चार्ज अगर इसके सेम नेचर का, जैसे ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये चाहेगा कि ये वाला चार्ज दूर जाए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, उसी के अनुसार हमने फोर्स लगाए। ठीक है, जो ये कूलम फोर्स है यहां पे, ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है भाई? एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब होता है, क्या होता है भैया एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब? कि दो अलग अलग बॉडी हों, दोनों बॉडी एक दूसरे पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएं। ऐसा ही हो रहा है, दो चार्ज हैं, दो फोर्स लग रहे हैं F12 और F21 दोनों पे, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो हमें ये चीज भी पता चल गई कि F12 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू F21 का मैग्नीट्यूड, बट F12 की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू F21 की डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर बराबर 0। एक्शन रिएक्शन पेयर कि दो फोर्स है सिस्टम में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं विद सेम मैग्नीट्यूड, तो इनका जो सम होगा ऑब्वियस सी बात है 0 होगा। दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं विद सेम मैग्नीट्यूड सिस्टम में, तो भैया इनका सम जो होगा ऑब्वियसली 0 होगा। सिंपल है एकदम। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ कूलम लॉ। आप सभी लोगों को आई जस्ट होप कि अच्छे से ये समझ में आ चुका है। मूविंग फॉरवर्ड वी आर अबाउट टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑन पर्टिकुलर लॉ, जिसे हम कूलम लॉ कह रहे हैं क्योंकि पॉइंट चार्जेस के बीच में ही एप्लीकेबल है। द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, स्मॉल चार्ज स्फीयर का मतलब है पॉइंट चार्जेस, हैविंग चार्ज दिस एंड दिस प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर इज, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव चार्ज हमने लिया Q1 बोला इसको, इससे r दूरी पे हमने एक और Q2 चार्ज रख दिया। ठीक है, थ्योरी बिल्कुल सिंपल थी। ये भी याद रखना बेटा अब क्या, कि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना K Q1 अपॉन R स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड जब हम लिखने वाले होते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम लिख रहे हैं, तो उसमें चार्जेस को विदाउट साइन रखना है। चार्जेस के साइन का मतलब होता है सिर्फ उनका नेचर, कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से रिपेल होगा। अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब है उसका नेचर बता रहा है वो साइन, कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इसके साथ में लाओगे तो ये उसे रिपेल करेगा बट नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो वी आर नाउ फोकस्ड ऑन टू वन थिंग, just to find the magnitude of the charge, magnitude of the force, not the charge। ठीक, चलो, तो अगर मैं इन दोनों पे लगने वाला फोर्स, यानी कि Q1 Q2 पे लगा रहा है, Q1 पे कितना लगा रहा है, तो वो फोर्स अगर मैं लिखना चाहूं F, दैट वुड बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। SI यूनिट में डील करेंगे, K की वैल्यू SI यूनिट में 9 × 10⁻9 होती है। पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इसको मैं Q1 मान रहा हूं, इसको मैं Q2 मान रहा हूं, ये है 1 × 10⁻7, और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻7। इसको डिवाइड कर देंगे बेटा किससे, R स्क्वायर, और R की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ 20 × 10⁻2, और इसका कर दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 9 × 2 × ये 14 हो गया। 14 में से अगर 10 में माइनस करता तो 4 बचता, बट 9 है तो 5 बचेगा 10 टू पावर, और नीचे 400 × 10⁻4, 20 का स्क्वायर 10⁻2 का स्क्वायर। ये 2 जीरो से ये 400 है बेटा, ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गई, ये दोनों जाके ऊपर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये -4 है ना, 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, -2 रह गया, ऊपर जाके +2 हो गया।
-5 में से +2 गया तो -3 रह गया, ठीक है। तो ये आ गया 18/4 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक। सो दिस इज इट, दिस इज हाउ यू गाइज कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल एकदम। प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं एंड प्रॉब्लम नंबर 2 इज 2 point charges of 3 microcoulomb and 4 microcoulomb repel each other with a force of 10 न्यूटन। मतलब दो चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, पहला 3 माइक्रोकूलम है और दूसरा 4 माइक्रोकूलम है ना। दूरी इन दोनों के बीच की r मान लेता हूं, बस ये पता है मुझे कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद बोला गया इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम, तो न्यू फोर्स कितना होगा। मतलब मैं इसको भी -6 माइक्रोकूलम दे दूं, इसको भी -6 माइक्रोकूलम दे दूं। देखो ये दोनों पहले पॉजिटिव चार्ज थे, इनको मैंने -6 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया, तो +3 को -6 दोगे तो -3 हो जाएगा। तो सिस्टम अब ऐसा बन गया -3 माइक्रोकूलम, और +4 को -6 दोगे तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा, कितना 2 माइक्रोकूलम। दूरी सेम ही है, दोनों के बीच की दूरी हमने चेंज नहीं की है, सिर्फ उनको चार्ज दिया है, चार्ज चेंज हुए हैं यहां पे, बेसिकली दूरी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी F डैश इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अब मेरे पास R की वैल्यू नहीं है, अगर R की वैल्यू होती तो मैं इन दोनों के बीच के लगने वाला फोर्स को बता पाता, है ना, ऐसा ही होता। अब मैं क्या करूंगा इस केस में, मेरे को एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है ऑलरेडी, यहां से R निकालूंगा कि फोर्स जो है 10 न्यूटन है और किन चार्जेस के बीच का फोर्स है, इन दोनों के। तो K लिखा और 3 माइक्रोकूलम लिखा, ठीक है, और 4 माइक्रोकूलम लिखा और साथ में लिख दिया नीचे R², ठीक है। तो R² की वैल्यू डायरेक्ट हमें पता चल गई। सो हेंस R² विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स 12 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। इसको मैं ले जाके यहां पटक देता हूं तो ये F डैश आ जाएगा K टाइम्स 6 इंटू 10⁻12, 3:2 6 हो गया, डिवाइडेड बाय R² की वैल्यू क्या है, K टाइम्स 12 इंटू 10⁻12 और साथ में आ रहा है डिवाइड में 10, तो वो ऊपर चला जाएगा। ये K से K कैंसिल आउट हो गया, -12 से -12 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2, ठीक है, और ये आ गया 10/2, तो F डैश की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन, ठीक है, ठीक है क्या। अच्छा सर इसका और कोई तरीका हो सकता था क्या, ये तो हमें ऐसा तरीका है जो बोर्ड में करके आना है, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा यहाँ से, ठीक है। और कोई तरीका हो सकता है कि हाँ अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आप दिमाग लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कई बच्चों ने प्रेडिक्ट कर भी लिया होगा कि हाँ देयर इज सर्टेनली अनदर वे। देखो दोनों जो चार्ज थे वो दोनों के दोनों चार्ज सेम दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी तो मैंने चेंज नहीं की ना, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ चार्ज चेंज हुआ। और हमें पता है कि फोर्स जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के। तो जो 10 न्यूटन है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू 12, और नया जो फोर्स आ रहा है दैट शुड बी इक्वल्स टू ये 6, 3 × 2 मैग्नीट्यूड के चार्ज के, यानी कि जो F है इस केस में F1 बोल देता हूं, 10 न्यूटन जो है वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मल्टीप्लीकेशन के 4 3 12 के, ठीक है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू 12, ठीक। और जो नया फोर्स आ रहा है F2 वो प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के, दैट इज 6। डिवाइड अगर मैं करूंगा तो इट विल बिकम 2 और यहां 5 आ जाएगा, F2 बराबर 5 न्यूटन आ जाएगा। ये वो चीज है जो हम जेईई में तैयारी करने वाले बच्चों को थोड़ा बताते हैं कि हाँ ठीक है आपको ये सब फॉलो नहीं करना है, यू हैव टू यूज योर ब्रेन, कि सेम दूरी पे ही तो चार्ज रखे हुए हैं, तो दूरी का तो मैटर एलिमिनेट हो गया। अब सिर्फ बात रह गई चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे। तो फोर्स जो होता है चार्जेस के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। पहली कंडीशन में लिखो, दूसरी में लिखो, आंसर आ गया यहां से सीधा सीधा, ठीक है बेटा। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, यहां अल्टरनेटिवली लिख देता हूं मैं, अल्टरनेटिवली, ठीक है, क्लियर है मैटर यहां तक, क्लियर है सभी लोगों को। चलो नोट करो फटाफट, चलो 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 नोट करो रे फटाफट।
फटाफट नोट करो। हो गया सभी लोगों का? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं तो आगे। अब हमें कूलम्स लॉ पढ़ना है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ये एक और टॉपिक है जो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मैं कूलम्स लॉ का वेक्टर एडिशन, क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है फोर्स इज अ वेक्टर और वेक्टर्स को आप वेक्टोरियली ऐड करते हो, तो एक चार्ज पे अगर बहुत सारे चार्जेस मिलके इधर उधर फोर्स लगाएंगे तो उन सभी फोर्सेस को आप डायरेक्ट नहीं वेक्टर एडिशन के थ्रू ऐड करोगे, और ये हमें अगली क्लास में सीखना है। तो इस क्लास को अगर आप देख रहे हो तो अगली क्लास का वेट करना, नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर सिखाऊंगा। काइंड ऑफ मास्टर क्लास होगी जिसमें क्वेश्चन सारे अपन करेंगे कूलम्स लॉ के। थ्योरी तो आज समझ ही रहे। तो बेटा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, देखो जरा। हमने सबसे पहले अपना एक वेक्टर है तो बेटा ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस है, और इस एक्स वाई एक्सिस में या स्पेस में कहीं भी मान लो एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया Q1, ठीक है, ठीक है। और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है जिसको हमने नाम दे दिया Q2। अब सुनना ध्यान से, कहानी क्या कहती है बेटा। ये हमारा ओरिजिन है O, Q1 स्पेस में किसी पॉइंट पर रखा हुआ है, उस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे 3, 4, 2, 1, 2, 3, है ना। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। तो इसकी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन प्रेजेंट करने वाला वेक्टर जो है वो है R1 वेक्टर। Q1 की पोजीशन को क्या करने वाला, प्रेजेंट करने वाला वेक्टर है R1 वेक्टर, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q2 की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है R2 वेक्टर। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q2 चार्ज जहां रखा हुआ है उसको एक वेक्टर से आप प्रेजेंट कर सकते हो, और उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो Q2 की पोजीशन को प्रेजेंट करने वाला वेक्टर है R2 वेक्टर, ठीक। अच्छा, अब ये जो लंबाई है ना इस वेक्टर की, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है भाई। मुझे लिखना है इन दोनों के बीच का फोर्स, ठीक है सर, लिख देंगे, क्या दिक्कत है, और वो भी वेक्टोरियल फॉर्म में, ठीक। तो हमने सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा। मैं फोर्स देख रहा हूं 2 पे ड्यू टू 1। बेटा अगर मैं वेक्टोरियल फॉर्म की बात कर रहा हूं तो मुझे पॉइंट, पार्टिकल्स, पोजीशन और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सबको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले मैं 2 पे 1 के कारण लगने वाला फोर्स देख रहा हूं, फिर मैं 1 पे 2 के कारण भी देख लूंगा, ठीक। मैं 2 पे 1 के कारण फोर्स देखता हूं कि कितना लग रहा है। तो यार मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या होती है, इन दोनों के बीच की दूरी। अब इन दोनों के बीच की तो दूरी पता ही नहीं, पता है क्या, हमें नहीं पता ना। हमें तो ये पता है कि Q1 कहां रखा हुआ है, हमें ये पता है Q2 कहां रखा हुआ है, हमें ये नहीं पता कि दोनों के बीच की दूरी क्या है। अब क्योंकि मैं Q2 पे फोर्स देख रहा हूं Q1 के कारण, सुनना आप ध्यान से, मैं Q2 पे फोर्स देख रहा हूं Q1 के कारण, तो जो फोर्स लग रहा होगा 2 पे 1 के कारण वो इस लाइन के अलोंग लग रहा होगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। Q2 को Q1 भगाना चाह रहा दूर, दोनों सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जो हमने यहां पे ये वेक्टर ड्रॉ किया है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है, पहली चीज किसकी, कि Q2 पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। दूसरी चीज, ये दूरी है दोनों चार्जेस के बीच की, तो इसको मैं R वेक्टर बोल देता हूं। अरे दोनों चार्जेस की बीच की दूरी को प्रेजेंट करने वाला वेक्टर कौन सा है, R वेक्टर। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है चार्ज पे। Q2 पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना, तो R वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर ही होगी, क्योंकि अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्जेस फोर्स लगता है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो R वेक्टर की डायरेक्शन होगी, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज ऐसे भी याद रख सकते हो, जिस चार्ज पे फोर्स लिखना है ना उसकी तरफ हेड होगा R वेक्टर का। मुझे किस पे फोर्स लिखना है, 2 पे, Q2 पे, तो इसकी तरफ हेड कर दिया मैंने R वेक्टर का। तो मैंने अब शांतिपूर्वक इस चीज को लिख दिया कि अगर मेरे को लिखना है कि भैया मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का, तो मुझे यहाँ पे R वेक्टर का मॉड्यूलस लिखना चाहिए, मैग्नीट्यूड, और इसका स्क्वायर कर देना। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बट मुझे तो वेक्टर फॉर्म लिखना है सर जी, आप मैग्नीट्यूड को बता रहे हो, आप तो मुझे वेक्टर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे ये बताइए। हमको गिवन क्या था, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज कहां कहां रखे हुए स्पेस में, उनके पोजीशन वेक्टर्स।
आर वेक्टर हमें दिया नहीं हुआ, ये तो हमने बनाया है खुद से, ये तो हमने माना है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा अभी इन वेक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर मुझे किसी भी वेक्टर को प्रेजेंट करना है, जैसे मान लो आई वांट टू प्रेजेंट अ वेक्टर ए, तो मैं उस ए वेक्टर को प्रेजेंट कर सकता हूं कैसे? ए का मैग्नीट्यूड लिख के और ए का कैप लिख के। ये तो सबको पता है, बेसिक जानकारी है कि किसी भी वेक्टर को आप लिख सकते हो उसके मैग्नीट्यूड और उसके उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन करके। भाई ए वेक्टर उसको लिख सकता हूं मैं दूसरे फॉर्म में भी, या तो मेरे को वेक्टर पता हो ऐसे लिख दूंगा, दूसरे फॉर्म में कैसे लिखूंगा? मैग्नीट्यूड लिखना है ए वेक्टर का, उसे मल्टीप्लाई कर दो ए वेक्टर की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, बन जाएगा ये ए वेक्टर। ओके जी, तो यार हमारे पास में ना अभी सिर्फ और सिर्फ F21 का मैग्नीट्यूड आया है। कायदे से चलेंगे बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप। F21 का मैग्नीट्यूड आया कि 2 पे 1 कितना फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन अगर मुझे लिखनी चाहिए, दिस इज द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अगर मुझे लिखनी चाहिए तो मुझे F21 की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को लिखना चाहिए। यहां पे लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? अरे F21 वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो ये हो गया F21 का मैग्नीट्यूड और ये हो गया F21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यूजिंग द सेम फॉर्मूला। 11वीं में इतना तो सब पढ़ते हैं यार, है ना, फिजिक्स में इवन। अब सर F21 तो समझ में आ गया हमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये F21 की डायरेक्शन होगी क्या? यानी कि 2 पे जो फोर्स लगा रहा है 1, वो डायरेक्शन कहां है? वो तो आर वेक्टर की डायरेक्शन में है। यानी कि F21 वेक्टर की कैप की डायरेक्शन और आर कैप की डायरेक्शन सेम होगी। अरे F21 यानी कि 2 पे 1 जो फोर्स लगा रहा है वो इसी डायरेक्शन में, आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि F21 का जो यूनिट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में और आर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में, और आर वेक्टर का तो यूनिट वेक्टर मैं निकाल सकता हूं। तो F21 कैप की जगह में आर कैप लिख सकता हूं, क्योंकि यूनिट वेक्टर की क्या खास बात है, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड होता है उसका। तो आर कैप लिखो चाहे F21 कैप लिखो, दोनों का मैग्नीट्यूड यूनिट रहेगा, 1 रहेगा, 1 यूनिट। ठीक है, अब डायरेक्शन अगर मैं कह रहा हूं कि इन दोनों की सेम है तो आर कैप को आप F21 कैप लिख सकते हो, F21 कैप को आप आर कैप लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही है ना, और मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह आर कैप लिखता हूं, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, और यहां लिख दिया मैंने आर कैप। और आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूं? सबको पता है, किसी भी वेक्टर को आप प्रेजेंट कर सकते हो कैसे? अगर ए कैप लिखना चाहते हो तो ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड लिखोगे, ऐसे आर कैप अगर लिखना चाहते हो तो आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आर वेक्टर निकालते हैं। वी नो वेक्टर ट्रायंगल लॉ कुछ कुछ बताता है हमें, और वेक्टर ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? वेक्टर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन के जो वेक्टर्स हैं उनका एडिशन अपोजिट डायरेक्शन वाले के बराबर होता है, यानी कि R1 वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर होगा R2 वेक्टर के, और यहां से आर वेक्टर की वैल्यू आ गई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R2 और R1 तो दिए हुए हैं, ये तो सिंपल वेक्टर्स हैं जो पोजीशन को बता रहे हैं Q1 और Q2 की, तो आर वेक्टर की जगह ये लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पहुंचे हम F21 पे, F21 पे पहुंचे, हमने लिखा कि Q1 Q2 अपॉन ये आर वेक्टर के मॉड का क्यूब हो जाएगा, तो आर वेक्टर की जगह लिखा मैंने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब, और साथ में लिख दिया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब ध्यान रहे ये Q2 चार्ज पे लगने वाला फोर्स है 1 के कारण, इसलिए यहां पे F नहीं लिखा, F21 लिखा है। देखो R1 वेक्टर जो है आपको दिया हुआ मिलेगा कैसे? 3i कैप प्लस 4j कैप इस फॉर्म में। R2 वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ मिलेगा कैसे? 4i कैप प्लस 6j कैप कुछ इस फॉर्म में। इसमें से इसको घटा दोगे तो R वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो भाई? मैग्नीट्यूड सबको निकालना आता होगा, i j k की फॉर्म में कोई वेक्टर दे रखा है तो अंडर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाता है बेटा? मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, सेम कहानी हम Q1 पे भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं बस ऐसे ही कि अगर मुझे 2 वेक्टर दे रखे हैं, कि अगर मुझे पूछा जाए कि Q1 पे लगने वाला फोर्स अगर आपको बताना है
तो कैसे बताएंगे सर जी, है ना, थोड़ा लाइन को सीधा कर लेता हूं और फिर ऑलमोस्ट थ्योरी अपनी खत्म है। ये अगर मेरे को कहा जाए कि ये दिस इज अ वेक्टर R1 प्रेजेंटिंग चार्ज Q1, दिस इज अ वेक्टर R2 प्रेजेंटिंग अ वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। अब मेरे को लिखना है क्या, मेरे को लिखना है कि जो 1 है उस पर 2 कितना फोर्स लगाएगा, F12। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग F12 वेक्टर। अभी तो F21 लिखा, अभी F12 लिखना है, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक। अच्छा, 1 पे फोर्स लिखना है 2 का, तो 2 क्या करेगा, 1 पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, तो ये हो गया वेक्टर जिसको मैं R वेक्टर मानूंगा। और जो 1 पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा यार, क्योंकि अब मुझे 1 पे फोर्स लिखना है 2 के कारण, तो 2 तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग इधर ही धक्का मारेगा 1 को, है ना। हाँ, बस खत्म कहानी। यहां से मैं लिख सकता हूं, आई कैन इजीली राइट फ्रॉम हेयर कि ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर का सम है R1 के बराबर, यानी कि वेक्टर एडिशन से, वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से R2 प्लस R वेक्टर बराबर होगा R1 वेक्टर के, और R वेक्टर बराबर आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के। तो वहां R वेक्टर R2 माइनस R1 था, यहां R वेक्टर R1 माइनस R2, बस, और कोई डिफरेंस है भी नहीं और होगा भी नहीं, ठीक है। जो चीजें वहां पे यूज की थी वही करूंगा कि Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का, जो हमने R वेक्टर माना है दोनों चार्जेस के बीच की दूरी का, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां लिख दिया R कैप। R कैप को अगेन हमने थोड़ा रेक्टिफाई किया, और रेक्टिफाई करने के बाद इट विल बिकम R वेक्टर स्क्वायर, और इसको लिख दिया R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो F12 वेक्टर आ गया अपने पास में, R वेक्टर को लिखो R1 माइनस R2, तो इट विल बिकम K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, और R वेक्टर का मॉड बन गया R वेक्टर का क्यूब, तो आ जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब इनटू R वेक्टर विच इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यार कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस आया, बस सुन लो ध्यान से, दोनों फॉर्मूला को ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक। जब मैं 2 पे 1 के कारण फोर्स लिख रहा था तो फोर्स की डायरेक्शन ये थी, और इन दोनों का सम इस वेक्टर के बराबर था, तो फॉर्मूला आया K Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब। ये 2 पे 1 के कारण फोर्स है, 1 पे 2 के कारण यहां R1 माइनस R2 होगा, यहां भी R1 माइनस R2 होगा, और तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, सारी चीजें एज इट इज है, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। चलिए, तो ये था बेटा कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस पे कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेना आप सभी लोग, रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के जितने भी सवाल है ना उनको डिस्कस करेंगे, एक लंबी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास। उसके अलावा जो कूलम्स लॉ का एग्जैक्ट यूज है सवालों में वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ, राइट। तो प्रॉब्लम खेलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई, अच्छी लगी, तो इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। पहली बार अगर आप डाउटनेट के 11th 12th इंग्लिश मीडियम के चैनल पे इस क्लास को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इससे भी ज्यादा अमेजिंग होगी। होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच।